हेलो गाइस, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई के विषय से परे टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे। जी हाँ, एग्ज़ाम के हॉल में आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है टाइम मैनेजमेंट, समय की कमी। परीक्षा में हम सभी प्रश्न के उत्तर को नहीं लिख पाते हैं। क्यों? कारण है समय की कमी, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग कुछ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि आपको किसी भी परीक्षा में अगर अलाउड हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम में बीए और एमए की बात करें तो आपको अलाउड होता है कि आप घड़ी पहन कर जाएं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शायद अलाउड नहीं है, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम में अलाउड है कि आप घड़ी पहन के जाएं। या फिर हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम हॉल है वहाँ भी घड़ी लगी हुई होती है। तो घड़ी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है एग्ज़ाम के टाइम पर। ये जो वीडियो है, जो मैं ये टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ये ख़ास तौर से बीए और एमए के हिंदी विद्यार्थियों के लिए है। हाँ, ये बात अलग है कि ये अन्य विद्यार्थियों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ये ख़ास तौर से बीए और एमए के हिंदी विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ मैं अपने ही एक्सपीरियंस को साझा करने वाला हूँ आपसे। तो सबसे पहले, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपने हाथों में घड़ी अवश्य पहने, ताकि आपको समय समय पर समय की पता लगती रहे। तो उसी तरह से अगर घड़ी पहनने को अलाउड नहीं है तो अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में घड़ी उपलब्ध नहीं है तो आप अपने टीचर से अवश्य बात करें कि वहाँ पर घड़ी लगा दें, ताकि आपको समय की जानकारी रहे। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको बिल्कुल, आपने जो भी तैयारी की, अब तक आपने जितनी भी तैयारी की, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले जो बाहर दोस्त लोग मिलकर हम लोग जो चर्चा करते हैं उससे बचें। उस चर्चा में क्या होगा कि हो सकता है आपने बहुत सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ा हो। जब आप दोस्तों में आपस में चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्त ने बताया कि इस टॉपिक्स पर तुमने तैयारी की, तो आपको पता लगा कि नहीं, इस पर तो मैंने तैयारी ही नहीं की। तो आप में क्या होगी? घबराहट हो जाएगी। आपको लगेगा कि इस टॉपिक्स पर तो मैंने तैयारी ही नहीं की। तो अगर आप घबराने लग जाएंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम में पड़ेगा। इसलिए आप चर्चा से बचें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपने अब तक जितनी भी तैयारी की है उसी के साथ आप संतुष्ट रहें, क्योंकि अब आप चाहे भी तो और टॉपिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर आप हल्के से भी उसको रीड करने लग जाएंगे तो आपने ऑलरेडी जिसको पढ़ कर रखा है उसमें भी कन्फ्यूज़न आ जाएगा। हो सकता है परीक्षा में जब आप उत्तर को लिख रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो। इसलिए बिल्कुल एग्ज़ाम के आधे घंटे 1 घंटे पहले आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, बस रिलैक्स रहना है और संतुष्ट रहना है कि आपने अब तक जितने भी पढ़ाई की उसी से आपको ये परीक्षा पास करनी है। इसलिए आपको रिलैक्स रहना है। एग्ज़ाम हॉल में जाए, जब आपको पेपर दी जाती है तो उस पेपर पे जो अंडरलाइन करना होता है, जो आंस वास खींचना होता है, वो प्रश्न पत्र के आने से पूर्व ही कर लीजिए। उसको करने के बाद जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं तब बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद में उन प्रश्न को टिक करिए जिसके उत्तर को आप बखूबी जानते हैं, आप तैयारी के साथ में आए हैं। ये हर विद्यार्थी के साथ में होगा कि उसमें जितने भी प्रश्न होंगे तो उसमें कुछ कुछ ऐसे प्रश्न भी अवश्य होंगे कि जिसकी तैयारी आपने ना की हो और जिसका प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता हो, लेकिन उसको देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप उन प्रश्नों को टिक करिए सबसे पहले जिसके उत्तर आपको बखूबी आता है। उसके बाद अगर हो सके तो सबसे पहले उसी प्रश्न के उत्तर को लिखिए जिसका उत्तर आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से आता है। ठीक है, उसी प्रश्न के उत्तर को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो एग्जामिनर होगा, जो परीक्षक होगा, जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, वो आपके प्रोफेसर नहीं होंगे, आपके क्लास के प्रोफेसर नहीं होंगे, वो कोई अन्य लोग ही चेक कर रहे होंगे। तो आप कौन है, आप कहाँ से हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनसे, आपसे उनका कोई भी लगाव नहीं है। अगर आपके प्रोफेसर चेक कर रहे होते तो हो सकता है कि उनका आपसे लगाव है और वो
दया वया में आपको थोड़ी बहुत मार्क्स दे भी दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो चेक कर रहे हैं उनसे आपका कोई नाता नहीं होगा, आपसे उनका कोई लगाव नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा ये करना है कि आप जो भी प्रश्न के उत्तर लिखेंगे सबसे पहले उसी प्रश्न के उत्तर को लिखिए जिसका उत्तर आपको सबसे अच्छी तरह से आती हो। और कोशिश करिए जो बीए और एमए में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, 15, 18 या फिर 20 मार्क्स का जो प्रश्न और उत्तर होता है। अगर उनमें से आपको किसी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अच्छी तरह से आता है तो सबसे पहले उसी प्रश्न के उत्तर को करिए। शॉर्ट प्रश्न के उत्तर को सबसे फर्स्ट में मत करिए, उसको हो सके तो लास्ट में करिए। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को लीजिए और उसके उत्तर को करिए, और उसमें भी उसी प्रश्न के उत्तर को सबसे पहले लिखिए जिसको आप सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट में आपने जिस भी प्रश्न का उत्तर को लिखा होगा एग्जामिनर उसको पढ़ेगा, उसको पढ़ने के बाद उसको मोटा मोटी ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने किस प्रकार से आपने अपने प्रश्न के उत्तर लिखे होंगे, उसको उसी से अंदाज़ा लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपके एक एक लाइन को नहीं पढ़ता कोई भी एग्जामिनर, कोई भी परीक्षक आपके एक एक लाइन को पढ़कर मार्किंग नहीं करते। उनको भी बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, इसीलिए वे भी उसको थोड़े तेज़ी के साथ में ही देखते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट वाले आंसर को बिल्कुल अच्छी तरह से लिखना है। और इसी बीच आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी प्रकार से आता है तो इसी में आप आधा घंटा 1 घंटा लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सभी प्रश्न के उत्तर को लिखते हुए इक्वल टाइम देना है। और इसीलिए मैंने सर्वप्रथम ही कहा कि हो सके तो अपने बाजुओं में घड़ी अवश्य पहनकर जाइए, अपने कलाई में घड़ी अवश्य पहनकर जाइए। और इसको पहनने का अलाउड नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में घड़ी होगा तो उसको समय समय पर ज़रूर देखते रहिए। तो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सभी 15 मार्क्स के क्वेश्चन को हो सके तो इक्वल टाइम दीजिए। वहीं शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चन में भी इक्वल टाइम दीजिए। तो इक्वल टाइम देने से क्या होगा कि आपको सभी प्रश्न के उत्तर को करने के लिए सही समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से आता है, बिल्कुल एक एक के उदाहरण सहित आता है तो आप इसी में इतना समय लगा दें तो बाद में आप अन्य प्रश्न के उत्तर को कब लिखेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट में ये सबसे बड़ी भूल है। इसलिए आपको हर प्रश्न को बिल्कुल इक्वल टाइम देना है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी लिखने में थोड़ा समय लगता है। अंग्रेजी लिखने में सहूलियत होती है, आसानी होती है, उसको हम थोड़े जल्द से लिख सकते हैं। और हिंदी की बात करें तो कंपैरिजन टू अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा सा समय अधिक लगता है। और अगर हैंड राइटिंग की बात करें तो हम बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने लगे तो और भी समय लगता है। इसीलिए आपको करना क्या है कि आप परीक्षा में आप अगर बहुत छोटे लिखते हैं तो आपको बहुत छोटा नहीं लिखना है, आपको पेजेस भी मायने रखती है। आपने एक प्रश्न के उत्तर को कितना पेज लिखा ये भी मायने रखती है। अगर 15 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन को आपने मात्र 2 पेज लिखा तो वो फुल स्कोरिंग नहीं रहेगा। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो मिनिमम आपको 4 पेज अवश्य लिखना है। 4 पेज इनफ होता है, नॉट मिनिमम, इनफ हो जाता है। 4 पेज अगर आप सुंदर से लिखेंगे तो इनफ होगा। लेकिन अगर आप बहुत छोटे लिखते हैं तो आपकी बातें 2 पेज में ही कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ही बड़ी राइटिंग में भी नहीं लिखना है और बहुत ही छोटी राइटिंग में भी नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल मीडियम में लिखना है। पकड़ के चलिए कि एक पेज में कम से कम 25 लाइन हो, 25 लाइन या फिर 20 लाइन में आपका एक पेज कंप्लीट हो। तो इस तरह से आपको इस साइज में और इसी में सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है कि हम लिखते जाते हैं और अंत में समय की कमी के कारण और अगर हमको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। छोड़ना हमें बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रश्न के उत्तर को छोड़ना नहीं है, चाहे फिर वो आपको आए या फिर ना आए। सबसे पहले तो आप उन प्रश्न के उत्तर को लिखिए जिसको आपको अच्छी तरह से आती है, उस तरह से लिखते जाइए। फिर सेकंड में उसको लिखिए जिसको आप और थोड़ा जानते हो। फिर धीरे धीरे करके
उन प्रश्न को भी अवश्य लिखें जिसका उत्तर आपको बिल्कुल नहीं आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखें जिसका उत्तर तो हमें आता ही नहीं है। आपने साल भर पढ़ाई की, लगभग 4 महीने की पढ़ाई के बाद में एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। अगर 4 महीने पढ़ने के बाद भी अगर आप उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं तो आप पर धिक्कार है। मुझे आशा है, मैं जानता हूं कि आप कुछ ना कुछ तो अवश्य ही लिख देंगे। आपने सुना होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो। अगर कोई परीक्षक आपको पास भी कराना चाहे, अगर आपको वो आप मान लीजिए अगर 5 मार्क्स के लिए आपका पेपर जो है ख़राब हो रहा है, अगर वो आपको 5 मार्क्स देना भी चाहे तो वो कहाँ पर देगा आपको? अगर आपने 2-3 प्रश्न के उत्तर को ही छोड़ दिया है तो आपको वो कैसे देगा? वो चाह कर भी नहीं दे पाएगा। लेकिन आपने प्रयास किया है, आपको भले ही प्रश्न के उत्तर आते नहीं हो लेकिन भी आपने कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास किया है। जहां आपको 4 पेज लिखना चाहिए, 15 मार्क्स के आंसर को आपको 4 पेज लिखना चाहिए, लेकिन आपने कम से कम कोशिश कर 2 पेज भी लिख दिया तो कुछ ना कुछ तो वो आपको अवश्य ही देगा। भले ही आपने सही उत्तर ना लिखा हो लेकिन वो अवश्य ही 5 मार्क्स तो 4 मार्क्स तो आपको अवश्य ही देगा। तो इसीलिए कहा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसलिए आपको कोशिश करें कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को आपको छोड़ना नहीं है, फिर वो चाहे आपको आए या ना आए, आपको लिखना ही है। वो अंत में ही लिखिए। जिन प्रश्न के उत्तर को आपको आता नहीं है उसको आप शुरुआत में मत लिखिए, उसको अंत में ही लिखिए। और हाँ, दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि हो सके तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पहले करें और शॉर्ट को क्यों बाद में करें। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, होता यह है कि हम जब एग्ज़ाम में जब हम आंसर लिखते जाते हैं तो ऐसा होता है कि अगर आप शॉर्ट को पहले लिख रहे हैं तो शॉर्ट में भी हम थोड़ा अधिक समय देने लग जाते हैं। तो बाद में जब हम लोगों को जब लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो हम समय की कमी के कारण पूरी तरह से नहीं लिख पाते। अगर आपने शुरुआत में ही लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को लिख दिया तो आपने सोचिए 15 या फिर 18 मार्क्स का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया। अब रही बात शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, तो वो अंतिम में इसलिए लिखिए क्योंकि अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, अगर किसी काव्य की आपको व्याख्या करने दी गई है तो वो मिनिमम 5 मार्क्स का होगा। तो उसके लिए आपको 1 पेज या 1 पेज से आधा पर्याप्त होगा, उससे अधिक आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको उस पंक्तियों की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से आती है, आप उसके विषय में बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, तब भी बिल्कुल मत लिखिएगा। आपको स्मार्ट बनकर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, ना कि आपको बेवजह वाली बातें करनी है। भले ही आपको बहुत ज़्यादा आती हो लेकिन आपको लिखना उतना ही है जितना मार्क्स का वो क्वेश्चन है। वो 5 मार्क्स का है तो 1 पेज आधा, मतलब कि 1.5 पेज इनफ होता है। तो आप सबसे पहले संदर्भ लिखिए, 2 लाइन की लिखिए, सप्रसंग लिखिए, 2-3 लाइन की, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं, मेन बातों को करना है। व्याख्या में थोड़े विस्तार के साथ में लिखिए। उसके बाद लास्ट में विशेष भी अवश्य लिखिए, लेकिन आपको हर पॉइंट्स को लिखना है। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। 3 घंटे का समय होता है, आपको बिल्कुल 3 घंटे के समय में सभी प्रश्न को इक्वल महत्व देना है। शॉर्ट वाले को इक्वल, लॉन्ग वाले को इक्वल महत्व देकर आपको उन प्रश्न के उत्तर को लिखना होगा। वहीं अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपका पेपर है या फिर भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, इस तरह का आपका पेपर है तो वहाँ पर व्याख्याएं नहीं पूछी जाती। गद्य में और काव्य में यही व्याख्या पूछी जाती है, अन्य में व्याख्या नहीं पूछी जाती। यहाँ पर 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पूछी जाती है। तो अगर 2 मार्क्स का होगा तो 1 पैराग्राफ काफ़ी होता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि 2 मार्क्स का है, 2 लाइन लिख दिया छोड़ दिया। अब आप 10, 12 के या फिर 8, 9 के बच्चे नहीं है कि 2 लाइन या 3 लाइन के आंसर लिखेंगे। अगर आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, टिप्पणी, जिसे टिप्पणी कहते हैं, टिप्पणी पूछा जाएगा तो बहुत ही शॉर्ट में वहाँ अवश्य लिखा जाता है कि बहुत ही शॉर्ट में टिप्पणी लिखिए। तो उसमें भी मिनिमम आपको 1 पैराग्राफ लिखना होगा। तो 1 पैराग्राफ पे आप मेन बातों को करिए। मैं जो आपको ये तरीका बता रहा हूँ ये
मेरा एक्सपीरियंस को मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। मेरी एक्सपीरियंस रही है, मैंने बीए के एमए के दिनों में मैं भी आपकी तरह ही टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था। मुझे भी बहुत सारी कठिनाई होती थी, लेकिन मैं ये गलती कभी नहीं करता था। मैं किसी भी प्रश्न के उत्तर को नहीं छोड़ता था, फिर वो चाहे मुझे आए या फिर ना आए। कोई भी आपको खाली पेज के लिए मार्क्स नहीं देगा, अगर उसमें कुछ लिखा होगा तो अवश्य ही मार्क्स देगा। जब हम एमए बीए में थे तब हम लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाता था, और 3 घंटे में टाइम मैनेजमेंट में हम लोगों को भी बहुत सारी कठिनाई आती थी। लेकिन मैं कभी भी ये गलती नहीं करता था कि मैं किसी भी प्रश्न के उत्तर को नहीं छोड़ता था। मैं हर प्रश्न के उत्तर को लिखता था, फिर वो चाहे मुझे आए या ना आए, क्योंकि कोरा कागज़ के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं देगा। अगर आप पेज को ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन उसको ब्लैंक छोड़ने के बजाय अगर आपने उसी विषय से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो अब तक आपने सुना ही होगा ना, तो उसी विषय से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी उसमें लिख दिया, भले ही वो प्रश्न के उत्तर से सीधा मेल ना खाता हो, लेकिन उसी के विषय में आपने कुछ ना कुछ लिख दिया, तब भी आपको थोड़ी बहुत मार्क्स मिलने की आशा रहती है। और एक बात, आप जब परीक्षा दे रहे होते तो आपका ध्यान इधर उधर होता है, अपने दोस्तों पर होता है। कोई एक्स्ट्रा सीट ले रहा है तो आपकी ध्यान उस तरफ आकर्षित होती है। ये बिल्कुल नहीं करना। कौन कितना लिख रहा है उसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको केवल अपने ही पेपर पर फोकस करना है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पेज लिया तो उस बात पर आपने थोड़ा सा 1-2 मिनट समय बर्बाद कर दिया। इधर उधर देखने में 1-2 मिनट का समय बर्बाद कर दिया, तो ये समय की बर्बादी की हानि किसको मिलेगी? उसको नहीं मिलेगी, आपको ही मिलेगी। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी दोस्त से, तो उसमें भी आप मौका देखकर पूछते हैं। उस मौके के चक्कर में भी आपका 1-2 मिनट बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ये सब चीज़ों से परे रहिए, इन सब चीज़ों से बच कर रहिए। और कौन कितना क्या कर रहा है उस पर अपना ध्यान आकर्षित मत करिए, क्योंकि उसके लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपके लिखने से ही आपको मार्क्स मिलेगा। उसके पेपर पर उसी को मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपको बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ अपने ही पेपर पर फोकस करना है। आपने अब तक जो पढ़कर तैयारी कर आए, बस उन्हीं सब चीज़ों को लिखिए। सबसे पहले जिस तरह से मैंने बताया, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, उन प्रश्नों को सबसे सर्वप्रथम लिखिए जिसके उत्तर आपको बखूबी आती हो, और कोशिश करिए लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को पहले लिखिए, फिर उसके बाद शॉर्ट को भी लिखिए, शॉर्ट को भी लिख लीजिए। उसके बाद में अंतिम में उन प्रश्न के उत्तर को लिखिए जिसको आपको बिल्कुल ना आता हो, फिर वो चाहे लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो। तो इस तरह से अगर आप अपने परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कर परीक्षा लिखेंगे तो आप सभी प्रश्न के उत्तर लिख पाएंगे और पास अवश्य हो जाएंगे। बिल्कुल पास, देखिए पास होना बड़ी बात नहीं है। 4 महीने 5 महीने एक सेमेस्टर को पढ़कर पास होना बड़ी बात नहीं है। पास तो कोई भी हो जाता है, लेकिन आपको अगर अच्छी मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छी तैयारी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता है। एग्ज़ाम हॉल में समय को बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाइए, फिर ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा जिसमें आप फेल होंगे। तो आशा करता हूँ जो ये मैंने आप लोगों से जो ये तरीका साझा की, इससे आप संतुष्ट होंगे। तो बहुत जल्दी आपसे किसी अन्य टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।